मच गया बिगुल। रण के लिए रणबांकुरे तैयार। मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 30 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को परिणाम। लोकसभा की 1, विधानसभा की 3 सीटों पर चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों के अपने अपने जीत के दावे सामने आने लगे हैं। एक और बीजेपी बूथ बूथ पर कार्यकर्ता के एक्टिव होने और जीत की बात कर रही है, तो वहीं सीएम शिवराज और वीडी शर्मा बीजेपी एसटी मोर्चे की बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति को धार देते नजर आए। सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी संगठन ने कमर कस ली है। चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक और मुख्यमंत्री ने जीत का दम भरा, तो वहीं दूसरी ओर एक्शन में बीजेपी नजर आई। भाजपा ने चुनाव प्रभारियों की बैठक बुलाई, तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा की ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत की बात कही। उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी निशाना साधा। जीत की बात को दोहराते प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नजर आए, तो कांग्रेस उनके निशाने पर रही। हम चुनाव में केवल चुनाव के लिए नहीं मैदान में उतरते। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सक्रिय रहती है और चुनाव की व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ताकत के साथ मैदान में उतर करके की। मध्य प्रदेश के अंदर इस जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन 4 उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी। तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है। चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे। उन लोगों को चिंता होगी। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाजपा कांग्रेस को एक बार फिर ट्वीट तक सीमित बताती नजर आई, तो वहीं कांग्रेस ने चुनावों को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। जितने भी जगह हैं वहाँ प्रभारी हो गए हैं, मंडलम सेक्टर हो गए हैं, वो लोग लगे हैं और जिनको कैंडिडेट्स को पता है जिनको लड़ना है, वो इशारा कमला जी कर चुके हैं, वो सक्रिय हैं। कांग्रेस चारों जगह जीतेगी। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये हारेंगे, इसके बाद इनकी हार और उसके बाद इनकी सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार कमला जी नेतृत्व में बनेगी। तैयार है तो अखाड़ा सामने पहलवानी होगी। तैयार है तो अखाड़ा सामने पहलवानी होगी। तैयार है तो अखाड़ा सामने पहलवानी होगी। बहरहाल तारीखों के ऐलान के साथ सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों दल एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि चारों सीटों पर किस्मत आजमाने वाले राजनीतिक दलों में से जनता किसको आशीर्वाद देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ऐलाने जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रत्याशियों के नाम कब होंगे तय। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 4 सीट जीतने के दावों में कितना दम। क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ। चुनावी प्रचार में कौन से मुद्दों को हथियार बनाएंगे सियासी दल। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभाओं और 1 लोकसभा के उपचुनावों की तारीख डिक्लेयर हो गई है। जिस प्रकार से
इन सीटों को लेकर दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। 30 अक्टूबर को मतदान है और 2 नवंबर को परिणाम है। तो ये परिणाम 2023 की और 24 की पटकथा लिखेंगे, एक तरह से दिशा सूचक होंगे, संकेतक होंगे। खंडवा विधानसभा जो है वहाँ लोकसभा का उपचुनाव होना है। रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर यहाँ विधानसभाओं के उपचुनाव होने। दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है फिक्र वो करें जो चुनावों की तैयारी करते हैं, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ राकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब्बास जी, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत आशान्वित है और कांग्रेस कह रही है कि ये उपचुनाव दमोह के तरह से ही भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा दमखम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। क्या कहेंगे अब्बास जी? सवाल मुझसे नवीन? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास दमोह का पूरा आपने सब कुछ देखा है। दमोह का पूरा चुनाव हमारे सामने मौजूद है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे रहे, लेकिन उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत 2018 से पहले भी क्या थी कि देश की प्रदेश ने देखी, और अभी हमने दमोह के अंदर देखा। दमोह में जनता ने अपना गुस्सा, नाराजगी जनता ने सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई, और वही मोमेंटम जो है वो आगे चलता गया। आप एक हद तक जनता को निराश कर सकते हैं, एक हद तक आप ठगने का काम कर सकते हैं, एक हद तक आप घोषणाओं पे घोषणाएं कर सकते हैं, और एक हद तक आप कर सकते हैं जनता को अगर आप सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल सत्ता में रहकर भ्रमित किया जनता को। जनता अच्छे से समझ गई। 2018 में बाहर कर दिया। 2018 के बाद जो भी एपिसोड्स हुए मध्य प्रदेश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण, वो सबने देखे। सत्ता की लालच में भाजपा कहां चले गई, कैसे सत्ता को अपने पास हथियाया, वो सारी चीजें एक अलग विषय है। लेकिन उसके बाद दमोह का उपचुनाव हुआ। कोविड की लहर आ चुकी थी। कोविड में तबाही, जिन्होंने अपनों को खो दिया था, और अब वो लोग भी हैं जिनको कोविड के मुआवजे का, कोरोना के दौरान मौत के मुआवजे की बात कही गई थी, और उनको कोई मुआवजे वगैरह नहीं दिए गए हैं। जनता परेशान है। हर घर में बेरोजगार युवा है। आज सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचार, जैसे वीडी शर्मा जी कह रहे थे, हर वक्त एक्टिव रहते हैं। साहब, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं क्षेत्र में जाके? क्या इन तीनों उपचुनावों की जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें आपने जनता के सवालों के जवाब दिए? क्या खंडवा के लोकसभा में जो एक युवा बेरोजगार निमाड़ का पूछता है आपसे कि मेरा रोजगार कब मिलेगा मुझे, आप उसका जवाब देने में सक्षम हैं क्या? आप उसको बता सकते हैं क्या? निमाड़ का जो किसान है वो आपसे पूछता है कि हमें सही दाम कब मिलेगा, उचित मूल्य कब मिलेगा, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं क्या? जब आपसे पूछता है कि आपने इतने समय से बोनस नहीं दिया और इतने समय से आपकी एमएसपी नहीं बढ़ पाई, दुगनी कीमत, दुगनी आय करने का वादा था, वो नहीं किया। सारे सवालों के जवाब है नवीन जी, जो देने के अंदर भाजपा असफल है, असक्षम है, और इसी वजह से ये तीनों विधानसभा और लोकसभा की एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में हारेगी। जी राकेश जी, क्या आप जनता के सवालों के जवाब दे पाएंगे? आप अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं आप? नवीन जी, आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद लेकर लगातार इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं? वो सीधा संवाद जनता से भी कर रहे हैं, जनता की बात भी सुन रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। सेवा ही संगठन में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर गया है, मध्य प्रदेश के हर घर गया है। हम ये विधानसभा की बात नहीं कर रहे कि 3 विधानसभाओं में गया, एक लोकसभा जहां उपचुनाव होना है वहां गया। हमारा कार्यकर्ता घर घर गया। मेरे विद्वान साथी अभी कह रहे थे कि दमोह की स्टाइल में चुनाव लड़ेंगे। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, पर नवीन जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये मेरे विद्वान साथी को समझना चाहिए। दूसरी बात, आज की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जन आशीर्वाद के दमोह में काट जैसा क्या था? अब मैं बताऊंगा सर, मुझे थोड़ा बोल लेने दिए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप जो कहेंगे वो बिल्कुल बताऊंगा मैं।
नहीं मतलब आपने कहा ना काठ की हांडी, दमों में समझ तो लूं कि काठ कौन सी चीज नहीं, मैं बताऊंगा ना, आपने प्रश्न किया, उसका हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार इन क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। माननीय वीडी शर्मा जी लगातार प्रवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जिन पदाधिकारियों की ड्यूटी इन क्षेत्रों में लगाई, वो पिछले समय से लगातार वहाँ प्रवास कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारे जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, कल ही जैसे अगर हम बात करें खंडवा व बुरहानपुर की, तुलसी सिलावट जी, इंदर सिंह परमार जी, माननीय भगवान दास समनानी जो हमारे संगठन के महामंत्री, वो लगातार वहाँ 3 दिन तक प्रवास किया उनने। एक कांग्रेस का नेता का बताइए, अरुण यादव जी की बात की जाए, आप बहुत दिन से कांग्रेस को बहुत जोर जोर से चिल्लाते सुन रहे होंगे, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग। एकमात्र नेता है पिछड़ा वर्ग का अरुण यादव। उनके लिए कमलनाथ जी के ये शब्द होते हैं कि उनने उसको आके अभी तक आवेदन नहीं किया और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, मैंने इतने लोगों के नाम आपको गिनाए, जरा कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से पूछिए कि माननीय कमलनाथ जो ट्विटर नाथ हैं वो आजकल हैं कहाँ। ये जो प्रवासी पक्षी चुनाव के समय नजर आते हैं, अब तो चुनाव की तारीख भी घोषित हो गई, ये नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो प्रवासी पक्षी आजकल अमेरिका में उड़ रहे हैं और वहां से ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अनाथों के जैसा काम कर रही है। दूसरा काम पूरा करते हैं भस्मासुर, जिनका नाम है दिग्विजय सिंह जी। वो पूरी कांग्रेस पार्टी को भस्म करने के लिए रोज एक ना एक ऐसा बयान जारी कर देते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी दौड़ लगा देती है। कल मैं जिस चैनल पे बैठा था, वहां ना कांग्रेस का प्रवक्ता आया, ना कोई कांग्रेस का अधिकृत व्यक्ति आया, और दिल्ली तक कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठने के लिए तैयार नहीं था जब उनने कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर में दंगाई और आतंकवादी पलते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी के बयान थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के एक मेंबर को आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। नवीन जी, ये विषय अरे सुनते जाइए बौखलाइए मत, ये सब विषय जनता के विषय हैं। सुन लीजिए मैं बड़ी शांति से सुनता हूँ, बात कर लेंगे, बहुत शांति से सुनता हूँ। इनको बात दम नहीं है जो बट आप अपने पे बता देना, आप बता देना ना अपने पे, इनसे पूछा गया था कुछ बताया कुछ, आपके लिए तो मटेरियल है। जी, टुकड़े टुकड़े गैंग के एक मेंबर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और राहुल गांधी उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। क्यों नहीं दिग्विजय सिंह जी उनके खिलाफ बयान बोलते हैं। एक सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हो आप, प्रमाणित करके उनको अंदर करो। सब जमानत में भाई साहब प्रमाणित हुआ है और कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चलना और जमानत पे बाहर होना ये नहीं हो जाता कि आपको क्लीन चिट मिल गई है जमानत पे होने का मतलब। मैं एक और बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया पंजाब में। ये देखिए कहाँ से कहा, अरे आप सुन लीजिए, भोपाल में बैठे हुए हैं, पंजाब सुन तो लीजिए, आप भानुमती से आप पुनवा संभालते बन नहीं रही। कांग्रेस के नेता अमेरिका भाग रहे हैं, गाँव की बात नहीं होगी, अमेरिका भाग रहे हैं, तो हम तो जमीन पे हैं भैया। पहले दिन से जमीन पे, आप इस तरह बोलेंगे अब्बास जी तो मैं आपसे तेज आवाज में लगातार बोल सकता नहीं। आप बहुत प्रैक्टिस है मुझे, 17 साल हो गए टीवी पे बैठते हुए, मैं आपको बहुत शांति से सुनता हूं, पर इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं लगती। सुन लीजिए, लगातार ट्वीट करते हैं कमलनाथ तो करते हैं। आप दोनों लोगों की, आप दोनों किसान पिटते थे तब भी ट्वीट करते थे मुख्यमंत्री, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। संदीप जी, तैयारी जो है ऐलान जंग की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्वयं जन दर्शन के लिए जा चुके हैं, वीडी शर्मा जी भी जा चुके हैं। कांग्रेस की बिल्कुल खामोशी, लेकिन ये खामोशी कुछ ऐसा बयां कर रही है कि जैसे उनको भरोसा हो कि नहीं अभी जनता को निर्णय लेने दो, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ खास है नहीं कि वो ये कहें कि ये खराब है। उन्हें पता है कि वही 15 साल की सरकार है, जनता कैसे समझेगी, 15 महीनों का उनका भी शासन जनता ने देखा है, लेकिन बहुत एक्टिव अभी हुए नहीं है। अब कांग्रेस ये 1 महीने में क्या करती है देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन कांग्रेस बहुत शांत है, एकदम शांत चित्त होकर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी जितनी आक्रामक है, कांग्रेस उतनी ही शांत नजर आ रही है। इस एटीट्यूड को, कांग्रेस के इस तरीके को आप किस दृष्टिकोण से देखें? देखिए नवीन जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसको सक्रिय तो दिखना चाहिए। ये जो 4 चुनाव की बात चल रही है, एक लोकसभा का और 3 विधानसभा का, ये वाकई में बहुत रोचक चुनाव होने वाले हैं। मुद्दे बहुत से हैं, समस्याएं बहुत सी हैं, जैसा कांग्रेस कह रही है, और बात भी सही है। सवाल एक उठ रहा है कि उस मुद्दों को जनता के बीच बेहतर तरीके से आप उठा पाएंगे क्या?
चुनाव से पहले आज तारीख का ऐलान हो गया। अब्बास जी कह सकते हैं कि तैयारी है, हमारे लोग नियुक्त हो चुके हैं, तमाम चीजें, लेकिन कांग्रेस उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की जो भी आशा है वो जनता पर है कि शायद जनता को शिवराज के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक असंतोष हो उनके अंदर और वो उनके पक्ष में मतदान करें। ये उम्मीद है कांग्रेस को। लेकिन आपने जैसा कहा वो उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस उस तरह से सक्रिय नहीं है जैसा राजनीतिक दल को होना चाहिए। कुछ युवा हैं कांग्रेस के अंदर जो सक्रिय रहते हैं, पार्टी की बात रखते हैं, हर फोरम पर रखते हैं, लेकिन पार्टी है, एक बहुत बड़ा दल है, वो सामूहिक प्रयास करता नजर नहीं आता जैसा सामूहिक प्रयास हमें बीजेपी के अंदर दिखता है। आप देखिए, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, उनका संगठन सक्रिय रहता है, सत्ता के साथ समन्वय रखता है। लेकिन कांग्रेस है जो तैयारी हो सकता है उनकी जमीनी हो, जो हम लोगों को भी नहीं दिख रही है, लेकिन जनता को दिख रही होगी, ये बड़ा सवाल है। वाकई में कांग्रेस के लिए 30 दिन बहुत आसान नहीं रहने वाले। ये बात सही है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को आवाज दे पाएगी जनता, इनके साथ स्वर में स्वर मिला पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। अब्बास जी, बड़ा सवाल है, जनता आपके स्वर में स्वर मिला पाएगी? देखिए, ये जो उपचुनाव है, ये तकरीबन आप देखें कि हर तरह के इसके अंदर आपको समीकरण देखने को मिलते हैं। इन विधानसभा जिन उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा में, कृषि क्षेत्र की बात करें तो खंडवा लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा, कास्ट इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। जोबट के अंदर आदिवासी समाज के मुद्दे हैं बहुत सारे, जो बिल्कुल नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, जिसको छल कपट का शिकार बनाया है भाजपा ने कब से, और विश्व आदिवासी दिवस का पूरा मुद्दा एक बहुत बड़े सारे हैं, और कमलनाथ सरकार की एक पूरी सूची है उनके लिए काम करने की। वैसे ही अब अगर पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो पृथ्वीपुर के अंदर जिस तरह का काम राठौड़ साहब ने किया, मंत्री रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर तो पनप भी नहीं पाती है, मैं अगर साफ लोकल भाषा के अंदर कहूँ। उसके बाद एक इनकी जो रैगांव है, रैगांव के अंदर भी काटो काट की टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी वहां जम के चलता है। तो ये और रैगांव के अंदर तीसरा मोर्चा भी, बसपा भी एक खासा इंटरफेयर करती है वहां तो पर। आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी से हारेगी भारतीय जनता पार्टी? मतलब वो 15 महीनों वाला कोई योगदान नहीं दिख रहा है? ये तो निश्चित तो और क्यों ऊपर है। 15 महीने में तो काम ही काम है। 15 महीने में तो हमने किसानों की कर्ज माफी, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी देखी थी। जो किसान वहां पर है, दुष्प्रचार कितना भी किया जा सकता है, लेकिन उसको रोकने वाली भाजपा है। किसान वहां का जानता है, निमाड़ का किसान जानता है कि भाजपा ने कर्ज माफी को रोक दिया। आदिवासी समाज के रोजाना के कार्यक्रमों की बात हो, चाहे वो उनको क्रेडिट कार्ड 10,000 रुपए का देने की बात हो, वो भी कमलनाथ सरकार ने किया। चाहे जितने भी मुद्दे थे उनके, साहूकारों के कर्जों में जो डूब गए थे आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन, उनको निकालने का काम शिवराज सरकार ने कभी नहीं किया, और कमलनाथ सरकार ने उसका काम करके दिखाया कि नहीं, साहूकारों का कर्जा भी हम माफ कराएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रैगांव क्या जवाब देना है इनको इतने वक्त से वहां पे सत्ता के अंदर। पिछली बार बसपा, इस बार भाजपा रही, और उससे पहले भाजपा रहे, स्वर्गीय जो विधायक जी थे वही थे। तो ये सारी की सारी चीजें, अभी भी ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। 15 साल के बाद भी वहां पर वादा करना पड़ रहा है कि हम इसके पिछड़ेपन को दूर करेंगे। जनता खुद पूछ रही है, भैया क्या 7 जन्म के भाजपा की सरकार को मौका देंगे कि 7 जन्म के बाद ये दूर पिछड़ापन को? अभी भी घोषणा है वहां की, इन क्षेत्रों के अंदर आज भी घोषणाएं निरंतर चालू है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब तो कर ही देंगे। तो जनता, जैसे कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बार बार हमारे भाजपा के सारे मित्र कहते हैं यही है कि अब बार बार नहीं चढ़ना है। एक बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, 3 बार चढ़ी, अब नहीं चढ़ेगी। लेकिन और अब जनता जागरूक है, जनता इनसे जवाब मांग रही है। आखिरी बात कहूंगा, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, काट की आंधी तो दूसरी बार ही नहीं चढ़ती, ये तो 3-4 बार चढ़ चुके। देखिए हाँ, होती है, सारी चीजें होती हैं, भ्रमित करने से बहुत सी चीजें होती हैं। बार बार चढ़ गए, ये 3 बार चढ़ गए, 2 बार चढ़े कहीं पर। पृथ्वीपुर में कितनी बार चढ़ गए? पृथ्वीपुर में 1 बार भी नहीं चढ़े। वहां पर वही बात करें, जोबट में कितनी बार चढ़े? तो 1 बार चढ़े, फिर नहीं चढ़े। तो ये सारे के सारे समीकरण है, यही रेगांव के समीकरण है। पिछली बार भाजपा वहां पर चुनाव हारी थी, भाजपा पिछले बार जीती थी और इस बार जीती थी। तो ये सारी की सारी चीजें कोई बहुत इनके लिए मजबूत क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश बचा ही नहीं मजबूत क्षेत्र। आखिरी बात करके खत्म करूंगा। इन्होंने कहा प्रवास के ऊपर है मंत्री महोदय, सारे हमारे तुलसी सिलावट जी और तमाम लोग, और संगठन के मंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी, अरे आपके प्रवास से क्या इन क्षेत्रों के रोजगार मिल गया?
आपके प्रवास से क्या वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई या बढ़ गई? आज फिर बढ़ा दी आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें। क्या आपके प्रवास की वजह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार मध्य प्रदेश में खत्म हो गया? मध्य प्रदेश में नाबालिग हमारी बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार है मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर ही कम हो गई क्या चीजें? अरे आप ये काम कीजिए, जनता खुद आपके काम को देखेगी। आपके अपने मुंह में मिट्टू नहीं होता है, आपके कामों को बताना, आपको जो पड़ रहा है जनता जानती है उसकी सच्चाई, और हमारे 15 महीने के कामों को जनता ने देखा है। जी, मैं आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राकेश शर्मा जी जो है प्रतिक्रिया देंगे। राकेश जी बताइए ना कि क्या आखिर ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ये मानती है कि जनता के समक्ष जाएंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस का हर प्रवक्ता आजकल चैनल पर बैठकर महिला अत्याचार की बात करता है। इनके एक विधायक हैं, उनके बेटे की अभी हाई कोर्ट से जमानत कैंसिल हो गई क्योंकि उनने बलात्कार किया। विधायक का बेटा है कांग्रेस के, और वो भी जिले का एक NUCI का पदाधिकारी था। जो बेटा था वो भी पदाधिकारी था। ये बलात्कार की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं साहब माफिया सक्रिय है। मध्य प्रदेश में जब भी हम माफिया के खिलाफ करते हैं कार्रवाई, क्यों वो कांग्रेस का पदाधिकारी निकलता है? अभी मैं बताता हूँ, गुनाह का कार्यकाली। देखो सुनो, इतना बौखलाए मत करो, सुनने की क्षमता रखो यार। तुम तो बहुत विद्वान साथी हो, मैं सुनता हूँ ना जैसे वैसे तुम भी सुन लिया करो। मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ ये जनता जानती। क्यों तुम्हारा विधायक का बेटा की जमानत रद्द हुई कि नहीं? अच्छा तुम ही बोलो, बेटे की जमानत रद्द हुई कि नहीं? बता तो दो, बलात्कार के मामले में पूरी परिवार बता तो दो। क्यों तोते जैसे शुरू हो जाते हो यार झूठ बोलने के लिए? नहीं बचा सकते तुम अपने विधायक के बेटों को? जवाब देंगे। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की है, हाई कोर्ट ने। फरार है हत्या कर दी। अगर सच्चे हो तो उसको भेजो ना थाने में। जवाब मेरे पास भी है, मुद्दे मेरे पास भी है। उत्तराखंड का आपका MLA, आप बलात्कारियों को बचाओ, के अंदर महिलाओं ने आप बलात्कारियों को बचाओ। आपका विधायक का बेटा बलात्कारी, कोई कार्रवाई नहीं करी। नाना जी देशमुख हॉल के अंदर भाजपा के नेता यहाँ पर बलात्कार करते हैं भोपाल के अंदर, और भाजपा की मुंह से एक उफ नहीं निकलता है, एक उफ नहीं निकलता है। आपके नेता भाजपा के भोपाल में आके बलात्कार करके जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो भी नाबालिग के साथ। आप ये बातें करेंगे? आप ये बातें करेंगे? अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों को संभालो पहले। आप सारे पूरे के पूरे अजीब लोगों को अपने में शामिल कर लिया है, बड़ा हो जाए। आए दिन आरोप लगता है उनके ऊपर। अरे भाजपा के नेताओं पे आरोप नहीं लगे थे, साफ तौर के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया गया उनको। जो मध्य प्रदेश भोपाल भाजपा कार्यालय आए थे और होटल में रुके हुए थे, उन्होंने क्या कुछ खिलाए थे यहाँ पर, याद है आपको? क्या भूल गए वो सारी चीजें? नाना जी देशमुख हॉल के अंदर महिलाओं ने आरोप लगा दिया, भूल गए वो सारी चीजें? इतने आरोप लगे हैं कि सारी बातें मत किया कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। 4 उपचुनाव में क्या करेंगे? शर्म आती है जो तुम्हारे 4 उपचुनाव में क्या करेंगे? पहले अपने आप पे शर्म कर लीजिए, थोड़ा शर्म का एहसास कीजिए। शर्मिंदा आप हो जाइए थोड़े से, जो एक वक्त नहीं कह सकते अपने नेताओं के अपने पदाधिकारियों के ऊपर चिल्लाते जाइए, बौखलाहट दिख रही है। नवीन जी मैं यही कहना चाहिए यार। आप पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। नहीं वो ठीक है, अरे आपको मैं भी नाम लेके बोल रहा हूँ, मान्यवर। जरा सोचिए, नहीं ये क्या बचाएंगे? कानून अपना काम करेगा। सुनो जनता क्या हालत है आप लोगों के इधर? सुनिए, संगठन की ये बौखलाहट देख लीजिए, शर्मा जी की बौखलाहट। चलिए राकेश जी हो गया। बलात्कार के मामले में नाबालिग के राकेश जी हो गया, और बौखलाहट आ गई है। ये भाषा का इस्तेमाल है तो शायद आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है आपके संगठन के अंदर। अपने संगठन से लड़ लीजिए पहले। आप अपने इतनी मेहनत करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, उसके बाद भी संगठन ने आपको सुन लेते हैं, उसके बाद भी तवज्जो नहीं दी आपने। सुन लेते हैं अब इसके बाद ऐसा ही चलेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। अब्बास जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही नहीं बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये तय करने लग जाएगी कि कांग्रेस सही नहीं बोल रही है, और मीडिया भी अगर ये तय करने लग जाएगी कि ये सही बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये तय जनता को करना चाहिए। हम में से कोई भी जजमेंटल हो ही नहीं सकता और होने का हक ही नहीं है। हमारा है कि भाई आप अपनी बात रखो, ये रख दें, और नहीं तो फिर ऐसी जो रखी है। नहीं अब वो तो आप सबसे बड़ा चैनल है,
उस पर बैठ के अगर मैं बात करूं तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। चलिए, जनता तय करेगी। आप मेरी बात तो सुनिए, जनता तय करेगी। थोड़ा बहुत उस पर कंक्लूजन हमारे संदीप पौराणिक साहब दे देंगे, जो उनको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ एक आसंदी है, थर्ड एम्पायर के तौर पर वो हैं, वो दे देंगे अपना एक ओपिनियन, जनता को एक दिशा सूचक दे देंगे कि जनता इस और भी सोचे अगर कहीं कोई चूक हो रही। सर, जिस प्रकार से जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, जा रही है जनता के बीच में, मुख्यमंत्री जी वहीं से लोगों के काम कर रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं अगर कोई शिकायत आती है। देखिए, पब्लिक के बीच में इन सब चीजों का हो सकता है ये दिखावा हो कमलनाथ जी की नजरों में, लेकिन गांव का जो मानस है, जनता है, वो ऐसा चाहती है कि उसके बीच में कोई आए, उसकी बात सुने, और अगर तत्काल निराकरण हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। तो मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की एक नीति है कि नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, काम बोलता है, और हमें क्या प्रचार करना, हमें क्या प्रसार करना, और तमाम सारी चीजें, हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम विजन वाले, हम टेलीविजन वाले नहीं हैं, हम विजन वाले। लेकिन जनता तक बात पहुंचाने के तरीके पर भी फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो आपने एक बात कही कि कार्रवाई की, जनता का आक्रोश होता है, उस आक्रोश को किस तरह से आप खत्म कर सकते हैं? दो ही तरीके होते हैं, या तो उसके मन के अनुरूप काम कर लीजिए, या फिर जिसके लिए वो जिम्मेदार मान रहा है उस पर कार्रवाई कर दीजिए। तो इस समय सरकार जिस मोड में है, वो जनता के आक्रोश को कम करने की कोशिश कर रही है। अगर मंच से मुख्यमंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई करते तो तालियां बजेंगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सरकारी मशीनरी के प्रति जनता का रुख अच्छा नहीं होता। तो आप ये मानिए, अगर इस तरह से बीजेपी बढ़ती है, एक तरफ वो अपनी योजनाएं कर रही है, चला रही है, दूसरी तरफ संगठन मजबूत काम कर रहा है, और तीसरी तरफ उन लोगों पर कार्रवाई होती है जिनके प्रति जनता में रोष पैदा होता है कहीं ना कहीं, तो जनता तालियां बजाती है। और ये चीज बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस को सक्रिय होना पड़ेगा। कांग्रेस को, जैसे अब्बास भाई ने बात कही, समस्याएं हैं, पेट्रोल है, महंगाई है, बेरोजगारी, ये मुद्दे आपको बनाने पड़ेंगे, जनता की आवाज में आवाज देनी पड़ेगी, तब आप अपनी बात कह पाएंगे। आप भोपाल में बैठ के रेगांव की बात नहीं कर सकते, आप भोपाल में बैठ के पृथ्वीपुर की बात नहीं कर सकते, आपको वहां भी जमीन पर दिखना होगा और जनता की बात करनी होगी, और जनता में यह भी बिठाना होगा कि सरकार जो काम कर रही है वो उनके खिलाफ है, तब कहीं आप वोट पा पाएंगे। नहीं तो चुनाव जीतना बड़ा कठिन काम होगा किसी भी दल के लिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि जनता बेहतर जानती है उसे क्या निर्णय लेना है, और दमोह के उपचुनाव के परिणाम बिल्कुल फिर अपने आप को दोहराएंगे, चाहे जोबट हो, चाहे रेगांव हो, चाहे पृथ्वीपुर हो। समस्त विधानसभाओं में, खंडवा लोकसभा में उनको विजयश्री मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, विजयश्री हमें मिलेगी। तो दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में दम निकलेगा ये जनता तय करेगी। 2 नवंबर का दिन इस बात की गवाही देगा कि किसकी बात में, किसके दावों में दम था। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।